हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 21 मार्च 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और लल्लन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। आज के करंट अफेयर क्लास में गायत्री मंत्र के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख शोध संस्थान के बारे में। तो इससे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो आप सभी को 20 से 25 प्रमुख शोध संस्थान है, इसे आपको याद कर लेना है। इसके बाद हम आपके करंट अफेयर क्वेश्चन साथ में उसकी व्याख्या और लल्लन टॉप प्रश्न को देखने वाले हैं। तो चलिए आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ भाई बहन सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने गायत्री मंत्र में प्रमुख शोध संस्थान के बारे में। सबसे पहले देखते हैं केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? तो यह काजरकोड जिले में है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ है? तो यह वाराणसी में है। केंद्रीय नमक और रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो यह भावनगर में है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान यह हिसार में है। नेक्स्ट देखें तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? गांधीनगर में है। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? यह मुजफ्फरनगर में है। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान यह नागपुर में है। और राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ पे है? तो यह गाजियाबाद में है। नेक्स्ट केंद्रीय तिलहन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। हिमालय वन अनुसंधान संस्थान यह शिमला में है। रक्षा प्रबंधन संस्थान सिकंदराबाद में है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए कहाँ पे है? तो यह खड़गवासला में है। नेक्स्ट देखें तो हमारा 13वें नंबर का शोध संस्थान है साहित्यिक अकादमी कहाँ पे है? तो यह नई दिल्ली में है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ पे है? विशाखापत्तनम में। भारतीय मानक ब्यूरो BIS कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान कहाँ पे है? यह हैदराबाद में है। नेक्स्ट देखें तो हमारा नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रीय पेट्रोलियम संस्थान है देहरादून में। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय उद्योग अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? अहमदाबाद में है। नेक्स्ट हमारा है केंद्रीय कांच एवं मृत्तिका अनुसंधान संस्थान कोलकाता में है। केंद्रीय यांत्रिकी इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर में है। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान कहाँ पे है? मुंबई में है। नेक्स्ट हमारा है केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कोलकाता में है। सेंटर फॉर DNA फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक कहाँ पे है? तो यह हैदराबाद में है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने 24 भारत के प्रमुख शोध संस्थानों के बारे में पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे आज के अपने यानी कि 21 मार्च के करंट अफेयर को देखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो चलिए 21 मार्च के दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं, जिसका पहला प्रश्न है हाल ही में जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला था? तो 2023 में भारत को 126वां स्थान मिला था। और अब बताना है कि 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो भारत को भी 2024 में 126वां ही स्थान मिला है। अब देखते हैं तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट यह जारी कौन करता है? तो जारी करता है UNO की एक संस्था है जिसका नाम है SSDN यानी सस्टेनेबल सोल्यूशन डेवलपमेंट नेटवर्क। इसके द्वारा जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी करा जाता है। अगर बात करें कि इस रिपोर्ट में पहला स्थान किसका है, तो फिनलैंड का है, जो कि 7 बार से लगातार टॉप पर बना हुआ है। बॉटम में यानी सबसे निचले स्थान पर वर्ल्ड हैप्पीनेस में कौन है? तो अफगानिस्तान है। भारत की रैंक है 126, जो कि 2024 में भी है और 2023 में भी 126 स्थान पर ही भारत था। अब देखते हैं आप सभी के लिए प्रश्न है झीलों का देश किसे कहते हैं? तो झीलों का देश कहते हैं फिनलैंड को। फिनलैंड की राजधानी का क्या नाम है? तो हेलसिंकी। क्या नाम है? तो हेलसिंकी जो है इसकी राजधानी का नाम है। नेक्स्ट अब कुछ महत्वपूर्ण रैंक देखते हैं कि भारत की कुछ महत्वपूर्ण स्थानों में कौन सा स्थान है। जैसे कि 111 रैंक पर भारत की कौन से इंडेक्स में है? तो भारत 111वें नंबर पर है हंगर इंडेक्स में। ठीक है, तो हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है? 111 है। नेक्स्ट देखें तो 127वें नंबर पर भारत किस इंडेक्स में है? तो जेंडर गैप इंडेक्स में है, जो है भारत की रैंक है 127। 93वें रैंक पर कौन से है? तो 93 रैंक पर है करप्शन में। ठीक है, यानी कि विश्व भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत की रैंक है 193। 134वें स्थान पर किस पे है? तो HDI में है। HDI में है, जो कि जारी करता है UNDP जारी करता है। ठीक है, इसके बाद 108वें नंबर पर देखें तो किस में है? जेंडर इक्वलाइजेशन में है। ठीक है, जेंडर इक्वलाइजेशन में किस में है? 108वें नंबर पर है। नेक्स्ट देखें तो
चौथे नंबर पर है भारत। दो इंडेक्स में भारत जो है 4 स्थान पे है। एक तो आप देखेंगे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में जो है भारत की रैंक है 4th, और इसके बाद अगर देखा जाए तो शेयर मार्केट में भी भारत की रैंक है चौथे नंबर पर। ठीक है, तो 2 इंडेक्स में भारत की रैंक है। एक तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में चौथा नंबर पर है, और शेयर मार्केट में भी भारत की रैंक है चौथा। 7वें नंबर पर देखा जाए तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक है 7वें नंबर पर। नेक्स्ट हमारा है 161वें पर देखा जाए तो प्रेस फ्रीडम में भारत की रैंक है 161। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए है, ये आपको बताना है कि हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो मालदीव के राष्ट्रपति कौन बने हैं? मोहम्मद मुइज्जू बने हैं। कौन बने हैं? मुइज्जू, जिसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखा जाए तो हाल ही में नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन सा संविधान संशोधन बना है। तो अगर बात करें नारी शक्ति वंदन अधिनियम, यह बिल किस नंबर का है? अगर बिल पूछे तो 128 नंबर का है। अगर आपका एक्ट पूछे तो यह किस नंबर का है? तो 106 नंबर का है। बिल जो है सभी पास नहीं होते हैं, जो बिल पास हो जाता है वह क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगर पूछे कि इस अधिनियम को आपका लोकसभा में किसने पेश किया था, तो भारत देश के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी ने इसे पेश किया था। ठीक है, तो किसने इस बिल को पेश किया था? तो अर्जुन राम मेघवाल जी ने पेश किया था, जो कि भारत के वर्तमान कानून मंत्री हैं। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। वार्षिक जलवायु स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार 174 वर्षों में सबसे अधिक गर्मी किस वर्ष दर्ज की गई है। तो 2023 के वार्षिक जलवायु स्थिति के अनुसार 174 वर्षों में सबसे अधिक गर्म जो है किस वर्ष को घोषित किया गया है? तो 2023 को घोषित किया गया है। इसके बारे में व्याख्या देखें तो वार्षिक जलवायु स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार अगर बात करें यह जारी कौन करता है, तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन यह रिपोर्ट जारी करता है। इसमें बताया गया है कि 2023 में यह बताया गया है कि 174 वर्षों में सबसे ज़्यादा गर्म वर्ष कौन सा घोषित किया गया है, तो 2023 घोषित किया गया। ठीक है, अगर भारत में देखा जाए तो भारत में जो है दूसरा सबसे गर्म वर्ष कौन सा माना जाता है, तो भारत में सबसे ज़्यादा गर्म वर्ष कौन सा माना जाता है, तो 1901 माना जाता है। और भारत में दूसरा सबसे गर्म वर्ष कौन माना जाता है, तो 2023 माना जाता है। ये दूसरा है। अगर वर्ल्ड लेवल पे पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा गर्म वर्ष माना जाता है 174 वर्षों में 2023 को। ठीक है, तो विश्व स्तर पर पहला ये है, और भारत में देखा जाए तो पहला था 1901। ठीक है, और दूसरा है 2023। नेक्स्ट अब आप सभी के लिए प्रश्न है, शुद्ध भारत जो है शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा है। तो भारत के द्वारा शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है 2070 तक। इसके बाद ओजोन परत संरक्षण के लिए कौन सा सम्मेलन हुआ था, तो यह सम्मेलन हुआ था 1987 में। कब हुआ था? 1987 में। कहाँ पर हुआ था? तो मॉन्ट्रियल में हुआ था। मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था। और कब हुआ था? तो मैंने बताया था 1987 में हुआ था। अगर डेट पूछे तो 16 सितंबर को हुआ था। कब हुआ था? तो 16 सितंबर को हुआ था। इसलिए जो है 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। अब आप सभी के लिए नेक्स्ट प्रश्न है, SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कुल कितने गोल बताए गए हैं? तो कुल 17 गोल बताए गए हैं। कितने? कुल 17 गोल बताए गए हैं। और यह गोल जो है प्राप्त करने के लिए कितने वर्षों का लक्ष्य रखा गया है? तो कितने वर्षों के लिए लक्ष्य रखा गया है? यह जो है 17 गोल लागू किया गया था 2015 से लेकर 2030 तक लागू किया गया है। ठीक है, तो जो है 2015 से लेकर 2030 तक यानी 15 वर्षों में 17 गोल को प्राप्त करना है। अगर बात करें SDG नंबर 1 में किसका उल्लेख किया गया है, तो इसमें गरीबी का उल्लेख किया गया है, यानी कि गरीबी को पूरे विश्व से समाप्त करना है, जिसका उल्लेख SDG नंबर 1 में किया गया है। आप सभी के लिए प्रश्न है, हाल ही में 27वीं विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? तो आपको बताना है 27वीं विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है। तो विश्व स्तर पर अगर पूछा जाए सड़क कांग्रेस का आयोजन प्राग में किया गया था, चेक रिपब्लिक में। अगर भारत के स्तर पर पूछा जाए तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा गांधीनगर में। ठीक है, तो ये दोनों याद रखेंगे। तो विश्व स्तर पर प्राग में हुआ था, और भारत के स्तर पर देखा जाए तो गांधीनगर गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट आप सभी के लिए, भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के मध्य संयुक्त अभ्यास संप्रीति का कहाँ प्रारंभ हुआ। तो संप्रीति का जो है आयोजन किसके बीच में होता है, तो बांग्लादेश और भारत के बीच में इसका आयोजन होता है।
इन्हीं दोनों देशों के बीच में एक और अभ्यास होता है जिसका नाम है बोंगो सागर। तो बोंगो सागर और संप्रीति ये दोनों किसके बीच में होता है? भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। अब पूछा है कि इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो इसका आयोजन हुआ है मेघालय में। कहाँ पे हुआ है? तो मेघालय में हुआ है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न देखें तो हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने गगनयान दल के लिए कौन सा ऐप या पोर्टल विकसित किया है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने गगनयान दल के लिए कौन सा ऐप या पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सखी ऐप को लॉन्च किया गया है। इसके बारे में व्याख्या देखें तो इसका व्याख्या हो जाता है VSSC यानी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम केरल में है। इसरो के जो कि पहले हेड कौन बनाए गए थे? तो इसरो के हेड बनाए गए थे विक्रम साराभाई, ये भी साथ में आपको याद रख लेना है। गगनयान मिशन के लिए जो है अभी हाल ही में भारतीयों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए गगनयान मिशन के तहत भारतीयों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है और इन्हीं 4 यात्रियों के लिए जो है एक ऐप लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? गगनयान मिशन के तहत विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने लॉन्च किया है एक ऐप जिसका नाम है सखी ऐप। ठीक है, इसके माध्यम से ये 4 यात्री जो है स्पेस यात्री ऑडियो रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज भी भेज सकते हैं और फोटो भी क्लिक कर सकते हैं और स्वास्थ्य के बारे में स्पेस में जब जाएंगे तो अपने स्वास्थ्य के बारे में भी इस ऐप पर जानकारी दे सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? अंतरिक्ष यात्री के लिए सखी ऐप लॉन्च किया गया है। अब कुछ महत्वपूर्ण ऐप को देखते हैं किसके द्वारा लॉन्च किया गया है या फिर किसके लिए लॉन्च किया गया है। तो ई साक्षी ऐप जो है किसके लिए लॉन्च किया गया है? MP लाइट्स के लिए, MP लाइट्स के लिए जो है कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है साक्षी ऐप। संकलन ऐप किसने लॉन्च किया है? तो संकलन ऐप किसने लॉन्च किया है? अमित शाह जी ने लॉन्च किया है। और किसके लिए लॉन्च किया है? तो NIA के लिए लॉन्च किया गया है। नो योर कैंडिडेट्स ऐप किसने लॉन्च किया है? नो योर कैंडिडेट्स यह किसने लॉन्च किया है? और साथ में CVGIL ऐप और इनकोर ऐप, ये तीनों ऐप जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये लॉन्च किया गया है कि आपके विधानसभा में किस पार्टी के कौन से कैंडिडेट खड़े हैं उनके बारे में सारी जानकारी आपको नो योर कैंडिडेट्स ऐप पर मिल जाएगा। बाकी 2 ऐप आपको और याद रखना है, CVGIL ऐप और इनकोर ऐप। ये सभी ऐप किसके हैं? तो यह है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। एक ऐप और देख लेते हैं, सारथी ऐप। यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगर बात करें सेबी का मुख्यालय कहाँ पे है, तो सेबी का मुख्यालय है लखनऊ में। ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यह इसका फुल फॉर्म होता है। प्रश्न आप सभी के लिए, नोबेल शांति पुरस्कार 2023 प्राप्त करने वाली नरगिस मोहम्मदी का संबंध किस देश से है? तो 2023 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? नरगिस मोहम्मदी जी को मिला था और इनका संबंध किस देश से है? तो ये ईरान की हैं। कहाँ की हैं? तो ये ईरान की हैं। नेक्स्ट बात करें तो हाल ही में फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड किसके विरुद्ध प्रारंभ किया? तो फिलिस्तीन का आतंकी संगठन कौन सा है? हमास है और इसने एक ऑपरेशन शुरू किया, ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड किसके विरुद्ध? आपका सही जवाब हो जाएगा इजराइल के विरुद्ध शुरू किया गया है। और इजराइल में ही जो भारतीय फंसे थे उसको बाहर निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ऑपरेशन अजय चलाया था। ये भी साथ में आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखें तो चौथा प्रश्न है, हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑल इंडिया रेडियो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑल इंडिया रेडियो का मतलब होता है कि हमें 24 आवर मौसमी बहार संगीत इस प्रकार के गाने सदाबहार संगीत हमें सुनना चाहिए। तो सदाबहार से हो जाएगा मौसमी चक्रवर्ती को ऑल इंडिया रेडियो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इसके बारे में व्याख्या देखें तो AIR, इसे AIR यानी कि ऑल इंडिया रेडियो कहते हैं और यह इसके अंतर्गत कार्य करता है। तो यह प्रसार भारती के अंतर्गत कार्य करता है। प्रसार भारती के अंतर्गत 2 स्टेशन काम करते हैं, एक तो दूरदर्शन, दूसरा AIR काम करता है। अगर बात करें प्रसार भारती की स्थापना कब हुई थी, तो आपको बताना है कि प्रसार भारती की स्थापना हुई थी 1997 में। ठीक है, तो 1997 में प्रसार भारती की स्थापना हुई थी। वर्तमान में जो है ऑप्शन में भी दिया गया है, वर्तमान में प्रसार भारती के हेड कौन बनाए गए हैं? तो आपको बताना है कि वर्तमान में प्रसार भारती के हेड कौन बनाए गए हैं? तो यह बनाए गए हैं नवनीत सहगल। कौन बनाए गए हैं? तो नवनीत सहगल जो है इसके वर्तमान हेड बनाए गए हैं। अभी जो है
एक ऐप लॉन्च किया गया है प्रसार भारती के द्वारा। आपको बताना है कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, जो कि लॉन्च किए हैं अनुराग सिंह ठाकुर। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा। तो यह लॉन्च किया गया है पीबी शब्द, PBSHABD। तो पीबी शब्द जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? अनुराग सिंह ठाकुर जी के द्वारा। किस संस्था के द्वारा? तो प्रसार भारती के द्वारा पीबी शब्द लॉन्च किया गया है। और इसके हेड कौन है? तो नवनीत सहगल हैं। अब बात करते हैं ऑल इंडिया रेडियो को जो है इसे आकाशवाणी भी कहते हैं। ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी भी कहते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1936 में हुई थी। ठीक है, 1936 में हुई थी। अभी हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो मैंने बताया रेडियो जो है मौसमी बहार संगीत गानों के लिए सुना जाता है। तो मौसमी चक्रवर्ती को ऑल इंडिया रेडियो की महानिदेशक नियुक्त की गई है। किसे? मौसमी चक्रवर्ती को। और जो है इस आकाशवाणी के अंतर्गत कितनी भाषाओं में जो है संगीत को लॉन्च किया जाता है? तो 23 भाषाओं में किया जाता है। ठीक है, कितने भाषाओं में? तो 23 भाषाओं में। नेक्स्ट देखें तो आप सभी के लिए विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। NCSC के हेड कौन बनाए गए हैं? NCSC यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का हेड किसे बनाया गया है? तो किशोर मकवाना को बनाया गया है। किसे बनाया गया है? किशोर मकवाना को बनाया गया है। आप ऑप्शन में भी जाके देख सकते हैं। अगर बात करें ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने PWD श्रेणी में किसे नेशनल आइकन बनाया है? PWD श्रेणी का मतलब होता है जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए किस खिलाड़ी को नेशनल आइकन बनाया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा? तो आपका सही जवाब हो जाएगा शीतल देवी को नेशनल आइकन बनाया गया है। ठीक है, शीतल देवी को बनाया गया है। आप सभी के लिए प्रश्न है, हाल ही में भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो हाल ही में भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का, सबसे बड़ा नहीं है, दूसरा सबसे बड़ा है। ठीक है, तो दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा USA में किया गया है। अगर बात करें कि भारत के बाहर विश्व का हिंदू मंदिर सबसे बड़ा, भारत के बाहर हिंदू का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो वह है अंकोर वाट का मंदिर जो कि कंबोडिया में है। कौन सा मंदिर है? अंकोर वाट का मंदिर जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। और कहाँ पे है? कंबोडिया में है, ये आपको याद रखना है। और जो USA में है हिंदू मंदिर जो कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, यह किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान नारायण जी को संबंधित है। प्रश्न है, हाल ही में अबुआ बीर दिसोम अभियान कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो अबुआ बीर दिसोम अभियान शुरू किया गया है झारखंड में। इसको आप याद रखेंगे। P20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? 9वें क्रम का P20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो यशोभूमि नई दिल्ली में प्रारंभ हुआ है। यशोभूमि नई दिल्ली में प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट देखें तो हमारा 5वां प्रश्न है, वर्ष 2024 की विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली की मेजबानी में होगा? वर्ष 2024 की विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली किसकी मेजबानी में होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत की मेजबानी में होगा। अब इसके बारे में व्याख्या देखते हैं। तो विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली 2024 इसका होस्ट कौन होगा? तो इसका होस्ट अपना प्यारा भारत होगा। इसी तरह देखा जाए तो ट्राई यानी आपका हो जाता है ट्राई जो है, इसका एक्ट कब आया था? तो ट्राई की स्थापना यानी कि किस कंपनी को सिम जारी करने का आदेश दिया, मतलब वो प्रावधान दिया जा सकता है कि कौन से सिम पर किस प्रकार की सुविधा जो है दी जाएगी भारतीय नागरिकों को, उसका वैलिडिटी क्या होगा, रिचार्ज जो इन सभी की सुविधाओं के लिए भारत के द्वारा जो स्थापना किया गया है दूरसंचार मानकीकरण का, उसे कहते हैं ट्राई। ठीक है, तो ट्राई के हेड अगर पूछे तो कब कौन बने हैं? और ट्राई जो है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1997 में, 1999 में नहीं, सॉरी, ये जो है 1999 नहीं है, 1997 है, ये आपको याद रखना है। अगर बात करें कि ट्राई के हेड कौन बनाए गए हैं, तो अनिल लोहाटी बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं? अनिल लोहाटी जी बनाए गए हैं, ये आपको याद रखना है। और विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली 2024 का होस्ट कौन होगा? तो अपना प्यारा भारत होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण संगठनों का मेजबान कौन बना है। तो जैसे ब्रिक्स 2024 का मेजबान कौन था, होस्ट कौन होगा? तो यह रूस होगा। इसके बाद अगर बात करें कि SCO 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो इंडिया में हुआ था। और G20 2023 का आयोजन ये भी कहाँ पे हुआ था? ये भी इंडिया में हुआ था। और G20 2024 का आयोजन कहाँ पे होगा? तो यह ब्राज़ील में होगा। कहाँ पे होगा? तो यह ब्राज़ील में होगा।
नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ संगठन देशों के कुछ संगठनों के जिसमें कुछ नए संगठन देश शामिल हुए हैं, जैसे कि ब्रिक्स का नया मेंबर देश कौन बना है। तो ब्रिक्स में अभी हाल ही में 5 देशों ने इसकी सदस्यता ली है। वो 5 देश कौन कौन से हैं, तो सऊदी अरब है, इसके बाद बात करें तो यूएई है, इसके साथ साथ इजिप्ट है, इजिप्ट यानी मिस्र है, ये भी आपको याद रखेंगे, इजिप्ट यानी मिस्र है, और ईरान है, और लास्ट में आपका हो जाता है इथोपिया। ठीक है, तो ये 5 देश हैं, सऊदी अरब, यूएई, इजिप्ट, ईरान और इथोपिया, ये 5 देश हैं। और ब्रिक्स में शामिल ना होने की घोषणा किसने करी थी, तो ब्रिक्स में ना शामिल होने की घोषणा अर्जेंटीना ने करी थी। एससीओ का नवीनतम देश कौन बना है सदस्य, तो यह ईरान बना है। ठीक है, और किस क्रम का बना है, तो 9वें क्रम का बना है, ये साथ में याद रखना है। G20 में शामिल होने वाला नया सदस्य देश कौन बना है, तो G20 में शामिल होने वाला नया सदस्य देश बना है आपका हो जाता है AU। कौन बना है, AU यानी अफ्रीकन यूनियन बना है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए तो NDB का जो है नवीनतम सदस्य देश कौन बना है, NDB का नवीनतम सदस्य बना है मिस्र, ये भी साथ में आपको याद रखना है। आसियान का 11वें नंबर का नवीनतम देश कौन इसमें शामिल हुआ है, तो तिमोर लिस्टे शामिल हुआ है। कौन शामिल हुआ है, तिमोर लिस्टे शामिल हुआ है। नेक्स्ट अगर एक संगठन की ओर बात करें तो फिनलैंड जो है किस क्रम का और किस संगठन में शामिल हुआ है, तो 31वें नंबर का फिनलैंड किस संगठन में शामिल हुआ है, और 32वें नंबर का आपका हो जाता है स्वीडन। ये दोनों जो है किस संगठन में अभी हाल ही में शामिल हुए हैं, तो आपका सही जवाब हो जाएगा नाटो में। नाटो का 31वां सदस्य बना है फिनलैंड, और अभी हाल ही में 32वां सदस्य देश बना है स्वीडन, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए है, हाल ही में पर्यटन के लिए जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीदने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। तो जम्मू कश्मीर में पहले आप ज़मीन नहीं खरीद सकते थे, लेकिन अभी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा अपने यहाँ के नागरिकों के लिए या फिर महाराष्ट्र ने जो है जम्मू कश्मीर में पर्यटन के लिए एक ज़मीन खरीद ली है। कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। अब वहाँ पे जो है अगर आप जाएंगे वहाँ पे, अगर आप भ्रमण करेंगे उस क्षेत्र में, तो वहाँ पे जो टैक्स मिलेगा वो किसको जाएगा, तो वो महाराष्ट्र सरकार को जाने वाला है। ठीक है, अब इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देखते हैं। तो जम्मू कश्मीर में जो है कुछ समय पहले तक जो है आर्टिकल 370 लागू था वहाँ पे, और एक और एक्ट लागू था जिसका नाम था आर्टिकल 35A। तो यहाँ पे जो है ज़मीन जम्मू कश्मीर में जो मूल निवासी थे जम्मू कश्मीर के, वही यहाँ पे ज़मीन खरीद सकते थे। लेकिन जो है 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को जो है स्वाहा कर दिया गया, यानी कि समाप्त कर दिया गया। और अक्टूबर 2019 में जो है जम्मू कश्मीर को जो है 2 यूटी बना दिया जाता है। एक तो बना दिया जाता है लद्दाख को, और दूसरा खुद जम्मू एंड कश्मीर बन जाता है। ठीक है, तो एक तो बन जाता है लद्दाख और दूसरा बन जाता है जम्मू कश्मीर। तो ये दोनों जो है यूटी कब बनते हैं, 31 अक्टूबर 2019 को, ये आपको याद रखना है। और जब 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 और 35A समाप्त कर दिया जाता है, तो उसके बाद ही अब पूरे भारत के लोग जो है जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीद सकते हैं। ठीक है, तो इसी आधार पर किस राज्य ने पर्यटन के लिए ज़मीन खरीदा है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा किस राज्य ने खरीदा है, तो महाराष्ट्र ने खरीदा है। तो आपको याद रखना किसके लिए खरीदा है, तो पर्यटन के लिए खरीदा है, तो साथ में याद रखना है। नेक्स्ट बात करें तो आप सभी के लिए प्रश्न है, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 का तीसरा संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है। तो ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो यह प्रारंभ हुआ है मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारत के बाहर डॉक्टर अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण कहाँ हुआ है। तो भारत के बाहर जो है डॉक्टर अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा का क्या नाम है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, और किस देश में इसका अनावरण किया गया है, तो USA में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत के सुप्रीम कोर्ट ने जो है समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया है। नेक्स्ट देखिए तो प्रश्न है, हाल ही में त्रिनेत्र ऐप 2.0 किसने लॉन्च किया है। त्रिनेत्र ऐप 2.0 किसने लॉन्च किया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन
डी, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। त्रिनेत्र ऐप 2.0 किसने लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इसको लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया है? क्योंकि अपराधी की जांच के लिए, यानी कि उसके फ़ोटो को इस ऐप पर अपलोड कर सकते हैं, उसका जो है FIR जो हुआ होगा उसको भी जो है देख सकते हैं, और इन्हीं सभी को देखते हुए उसमें जो है इस ऐप के माध्यम से हेल्प ले सकते हैं अपराधियों को पकड़ने के लिए, ठीक है। और इसमें जो है किसका उपयोग किया जाएगा? तो त्रिनेत्र ऐप 2.0 में AI का यूज होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। त्रिनेत्र ऐप 2.0 किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के पुलिस विभाग के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे। अब बात करें यूपी में जो है आपके जो भारत में है सबसे ज़्यादा सीटें इन 4 सीटों में है, इन चार क्षेत्रों में है। जैसे कि लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीट कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है, राज्यसभा में भी और विधान परिषद में भी, और आपका विधानसभा में भी। तो बात करें कि लोकसभा में उत्तर प्रदेश में कितनी सीट है? तो 80 सीट है। आपका राज्यसभा में 31 सीट है। विधान परिषद में कितनी सीट है? तो 403 है। और विधानसभा में 403 है, और विधान परिषद में कितनी है? तो 100 सीटें हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखें तो आप सभी के लिए प्रश्न है, आपको बताना है राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? तो राम मंदिर के वास्तुकार हैं श्री चंद्रकांत सोमपुरा जी। श्री चंद्रकांत सोमपुरा जी जो है ये राम मंदिर के वास्तुकार हैं। MotoGP रेस का भारत में पहली बार आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रेटर नोएडा। यूपी के ग्रेटर नोएडा में हुआ था, बुद्ध सर्किट में, ठीक है। बुद्ध सर्किट में ग्रेटर नोएडा में MotoGP रेस का आयोजन किया गया था। जल योद्धा, अगर बात करें जल योद्धा पुरस्कार जो है किस संस्था को दिया गया था? तो यह उत्तर प्रदेश के नोएडा प्राधिकरण को दिया गया था। जल योद्धा पुरस्कार किसे दिया गया था? तो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को जल योद्धा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था। हाल ही में ISO 9001-2015 प्रमाणित होने वाला देश का पहला महिला पुलिस थाना कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भोपाल। भोपाल महिला पुलिस थाना है जिसको जो है ISO के द्वारा प्रमाणित किया गया है। हाल ही में पुष्प उत्सव बथुकम्मा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बथुकम्मा, बोनालू और इसके साथ साथ में मेधराम जात्रा, मेधराम जात्रा। तो ये तीनों फेस्टिवल याद रखेंगे, बथुकम्मा, बोनालू और मेधराम। ये तीनों फेस्टिवल कहाँ पे से सेलिब्रेट किए जाते हैं? तो यह तेलंगाना में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में UNWTO ने भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा धोरडो गांव को जो है सर्वश्रेष्ठ गांव की श्रेणी में सूचित किया गया है। अगर बात करें यह गांव किस राज्य का है? तो यह गुजरात का है, ठीक है। नेक्स्ट है, यूरोपीय संघ के सखारो मानवाधिकार पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जीना महसा अमानी। जीना महसा अमानी को जो है सखारो मानवाधिकार पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 8वां, हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ किस बैंक ने साझेदारी करी है? तो पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ किस बैंक ने साझेदारी करी है? तो इन दोनों के बीच में किस बैंक ने साझेदारी करी है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा एस बैंक ने यह सुविधा जारी करी है, ठीक है। अब इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे ओलंपिक की स्थापना कब हुई थी? तो 23 जून 1894 में। ओलंपिक की स्थापना 23 जून 1894 में हुई थी। और पहली बार ओलंपिक कहाँ हुआ था? एथेंस में हुआ था 1896 में, यानी कि स्थापना के 2 वर्ष बाद। 2020 में ओलंपिक कहाँ हुआ था? टोक्यो में हुआ था। और किस क्रम का था? तो 32 क्रम का था। इसमें जो है भारत की रैंक कितनी थी? तो टोक्यो ओलंपिक में भारत की रैंक थी 48। और इसमें भारत ने टोटल कितने पदक जीते थे? तो 1 + 2 + 4, यानी कि 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज जीते थे। और जो ये गोल्ड जीता गया था किसके द्वारा जीता गया था? तो नीरज चोपड़ा जी के द्वारा जीता गया था, ठीक है। नेक्स्ट बात करें 2024 में जो है ओलंपिक कहाँ होगा? तो यह पेरिस में होगा। और किस क्रम का है? तो 33वें क्रम का है। इसमें जो है टीम इंडिया की तरफ से, यानी कि जो ओलंपिक समिति है इंडिया का, इसमें जो है बैंकिंग पार्टनर कौन करने वाला है? तो बैंकिंग पार्टनर करने वाला है यस बैंक, ठीक है। इसमें जो है भारत की तरफ से कौन सा बैंक जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक के साथ समझौता करेगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यस बैंक के द्वारा समझौता किया गया है। अगर बात करें कि मिलकर जीतेंगे अभियान किसने लॉन्च किया है? तो मिलकर जीतेंगे अभियान
लॉन्च किया गया है यस बैंक के द्वारा, और साथ में एक और अभियान शुरू किया गया है, एस ग्लोरी क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, एस बैंक के द्वारा। और यह ग्लोरी कार्ड, एस ग्लोरी कार्ड किसे दिया जाएगा, तो जो ओलंपिक में भारत की तरफ से खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे उन्हें यह स्पेशली कार्ड दिया जाएगा एस बैंक के द्वारा। तो ये अभियान याद रखना है, और साथ में कौन सा कार्ड लॉन्च किया गया है ये भी साथ में याद रखना है। और किस बैंक ने साझेदारी करी है इंडिया टीम की तरफ से, तो यस बैंक ने इसमें साझेदारी करी है पेरिस ओलंपिक 33वें क्रम के। ठीक है, अब बात करें कि IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आपको बताना है कि इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका हेडक्वार्टर है लुसाने में। लुसाने में, एक सेकेंड, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय है लुसाने में। अगर बात करें कि IOC के हेड कौन है, तो आपको बताना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा थॉमस, कौन है, थॉमस बॉग हैं। थॉमस बॉग जो है IOC के हेड है और इसका मुख्यालय लुसाने में है। नेक्स्ट बात करें कि भारतीय ओलंपिक संघ की हेड कौन बनाई गई हैं, और यह निर्विरोध महिला चुनी गई हैं, आपको बताना है। और भारत में पहली बार ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कोई महिला बनाई गई हैं, तो उसका सही जवाब हो जाएगा PT उषा जी हैं। ठीक है, कौन है, तो PT उषा जी हैं। नेक्स्ट आप सभी के लिए प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने मिशन गगनयान के किस क्रू एस्केप मॉडल का सफल परीक्षण किया है, तो आपको बताना है कि इसरो के द्वारा मिशन गगनयान के तहत किस एस्केप क्रू मॉडल का सफल परीक्षण किया गया है। यानी कि मानव को जब आकाश में भेजा जाएगा गगनयान मिशन के तहत, तो उनको जो है ऊपर तो भेज दिए जाएंगे, फिर उनको आसानी से नीचे भी लाना तो बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए जो है इसरो के द्वारा एक क्रू एस्केप मॉडल का सफल परीक्षण किया गया है जिसका नाम है TVD-1। ठीक है, हाल ही में अरब सागर में आए चक्रवात तेज का नामकरण किसने किया है, तो तेज का नामकरण किया गया है इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के लिए DigiLocker कवच प्रोग्राम किसने प्रारंभ किया है, तो DG कवच किसके लिए आया है, वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए। और यह ऐप किसने लॉन्च किया है, यह प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो यह गूगल के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट देखें तो हाल ही में वर्ष 2024 का भारत का दूसरा यूनिकॉर्न स्टार्टअप कौन बना है, तो भारत का दूसरा यूनिकॉर्न स्टार्टअप कौन सा बना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा परफियोस। इसके बारे में व्याख्या देखते हैं, तो 2024 में भारत का दूसरा यूनिकॉर्न कौन बना है, तो परफियोस बना है। अगर बात करें 2024 में पहला भारत का यूनिकॉर्न कौन बना था, तो कूट्रिम बना था। अगर बात करें कि स्टार्टअप की वैल्यू अगर $1 बिलियन हो जाती है तो वह यूनिकॉर्न बन जाता है, और यही यूनिकॉर्न की अगर वैल्यू जो है $10 बिलियन हो जाता है तो यह डेकाकॉन हो जाता है। और डेकाकॉन बनने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी है, तो CSK है, यानी चेन्नई सुपर किंग्स है। ठीक है, तो डेकाकॉन बनने वाली पहली कंपनी कौन सी है, तो CSK है। और आपको याद रखना है 2024 में भारत में दो यूनिकॉर्न बने हैं, एक तो आपका परफियोस बना है और दूसरा कूट्रिम बना है। अब देख लेते हैं, आप सभी के लिए प्रश्न है, आपको बताना है कि स्टार्टअप डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो स्टार्टअप डे सेलिब्रेट किया जाता है 16 जनवरी को। ठीक है, नेक्स्ट है, अभी हाल ही में आधिकारिक जिला स्तरीय पेड़ फूल पक्षी घोषित करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा है, यानी कि ऐसा कौन सा जिला है जिसने अपना खुद का पेड़, खुद का फूल और पक्षी राष्ट्रीय स्तर पर घोषित कर लिया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कासरगोड। ठीक है, कासरगोड जो कि केरल का एक जिला है। नेक्स्ट बात करें तो हाल ही में दिवंगत हुए बिशन सिंह वेदी का संबंध किससे है, यानी बिशन सिंह वेदी कौन है, तो यह भारतीय स्पिनर हैं जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है, तो वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है दीप नारायण। ठीक है, दीप नारायण जी को, जो कि पश्चिम बंगाल के टीचर हैं। आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं, हाल ही में प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, TM कृष्णा जी को सम्मानित किया गया है। इसके बारे में व्याख्या देखेंगे, आपको 2 अवार्ड याद रखना है, एक तो संगीत कलानिधि का और दूसरा नृत्य कलानिधि पुरस्कार। ये दोनों किसे दिया गया है, तो संगीत के क्षेत्र में दिया गया है TM कृष्णा जी को, जो कि कर्नाटक शैली के संगीतकार हैं। जबकि नृत्य कलानिधि पुरस्कार किसे दिया गया है, तो यह डॉक्टर नीना प्रसाद जी को दिया गया है। और ये जो है किस नृत्य के लिए इन्हें जो है नृत्य कला पुरस्कार दिया गया है, तो भरतनाट्यम के लिए दिया गया है। तो दोनों याद रखेंगे, संगीत के लिए TN कृष्णा जी को और नृत्य के लिए नीना जी को, ना से नृत्य ना से नीना, ऐसे याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं भारत के लिए
भरतनाट्यम के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार अभी हाल ही में 2024 में 2 लोगों को दिया गया है। आपको बताना है वो 2 लोग कौन है। ठीक है, तो भरतनाट्यम के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार 2 लोगों को दिया गया है। आपको बताना है, एक तो पद्मा सुब्रमण्यम जी को दिया गया है और दूसरा किसे दिया गया है, वैजयंती माला जी को दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। अभी 2024 में पद्म विभूषण पुरस्कार भरतनाट्यम के लिए 2 लोगों को दिया गया है, पद्मा सुब्रमण्यम जी को और वैजयंती माला जी को दिया गया है। ये आपको याद रखना है। आप सभी के लिए प्रश्न है, शेर जिसने चांदनी पी ली, शेर जिसने चांदनी पी ली, यह आत्मकथा किसकी है? तो आपको बताना है यह आत्मकथा किसकी है। तो इसरो के वर्तमान हेड कौन है? एस सोमनाथ जी हैं। कौन है? एस सोमनाथ जी हैं। इन्हीं की यह आत्मकथा है, शेर जिसने चांदनी पी ली। नेक्स्ट प्रश्न है, चौथा पैरा एशियाई खेल 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो अगर बात करें कि भारत ने चौथे पैरा एशियाई खेल में कुल कितने पदक जीते थे, तो 111 पदक जीते थे। और स्थान कौन सा प्राप्त था? तो स्थान जो है चौथा स्थान प्राप्त था। अगर बात करें भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते थे, तो भारत ने 29 गोल्ड मेडल जीते थे। ये आपको याद रखना है। और इसका शुभंकर था फेई फ्री पक्षी इसका शुभंकर था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में एसबीआई ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो एसबीआई ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो एमएस धोनी जी को एसबीआई ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। 37वें राष्ट्रीय खेल के आधिकारिक प्रायोजक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, आधिकारिक प्रायोजक हैं पेटीएम। ठीक है, पेटीएम है। अगर बात करें कि 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो गोवा में किया गया था। इसमें पहला स्थान किसका था? तो महाराष्ट्र राज्य का था। और इसके शुभंकर का क्या नाम था? तो मोगा इसका शुभंकर था। ठीक है, अगर बात करें कि 37वां कहाँ पे हुआ था, गोवा में, तो 38वां कहाँ पे होगा, यूके में होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। प्रायोजक कौन है 37वें का? तो पेटीएम है। ये साथ में आपको याद रख लेना है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमें अपने आपका गायत्री मंत्र, साथ में लल्लन टॉप प्रश्न, करंट अफेयर, उसका व्याख्या, संपूर्ण जानकारी आप सभी को आधे घंटे के अंदर में दे दिया है। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।